नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि 1 अप्रैल से जो आपके टैक्स के नियम हैं वो बदलने वाले हैं, नए नियम लागू होने वाले हैं। तो ये कौन से नियम हैं, क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में 1 अप्रैल से आने वाला है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS में। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि संस्कृति IAS अब इंग्लिश मीडियम सेगमेंट में भी लॉन्च हो चुका है। तो GS फाउंडेशन कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है UPSC एंड UPPSC दोनों के लिए। वो स्टूडेंट जो पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं इंग्लिश मीडियम में लेकिन अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, बेटर गाइडेंस चाहते हैं, तो उनके लिए फीस मात्र 9,999 है। और जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स आएंगे तो पहले जो आपके 250 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए फीस मात्र 25,000 रुपए रखी गई है। साथ ही साथ ये जो बैच है वो 12 फेब से शुरू हो रहा है 8:30 बजे प्रयागराज में। तो आप सभी इसके लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वी हैव अ नंबर 9555124124। नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास। तो भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार एक नई आयकर नियमावली लागू करने वाली है। तो 1 अप्रैल से हमारी नई नियमावली आ जाएगी इसके तहत आयकर नियमों, फॉर्म और रिटर्न दाखिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़े बदलाव होंगे। तो आप जो भी लोग टैक्स जमा करने वाले हो, आप सभी को इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और ये सभी नियम में ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इसके मसौदे नियम जारी कर दिए हैं। आम जनता और विशेषज्ञों के सुझाव के लिए आमंत्रित हैं कि जो भी आम जनता या विशेषज्ञ है इसके लिए जो सुझाव देना चाहती है अभी भी दे सकती है 1 अप्रैल से पहले ताकि हम उसमें सुधार कर पाए। नाउ, जो भी व्यक्ति या कंपनी एक वित्तीय वर्ष में कमाई करती है उस कमाई का एक निश्चित हिस्सा सरकार को देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं भैया? तो आयकर कहते हैं। नई आयकर व्यवस्था में प्रमुख सुधार हुए हैं, जैसे कि आयकर नियमों में फॉर्म भरने में भारी कटौती, जो फॉर्मों और जो नियम है उसमें। साथ ही साथ आयकर नियमों की संख्या 511 से घट करके 333 कर दी गई है। कर फॉर्मों की संख्या 399 से घटा करके 190 कर दी है, क्योंकि पहले जो कर फॉर्म थे वो आपके लगभग 399 थे, अब वो 190 रह गए हैं। पुराने दोहरावे वाले और प्रासंगिक प्रावधान थे उन सबको हटा दिया गया है। टैक्स कानून को सरल करना इसका महत्व है, स्पष्ट और नागरिक अनुकूल बनाना। ठीक है। फॉर्म 16 और ITR प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। फॉर्म 16 को पहले की तुलना में लगभग आधे पेजों में कर दिया गया है, वरना पहले बहुत ज्यादा पेज में होता था। ITR फॉर्म भरने से पहले भरे प्री फॉर्म यहाँ पर होंगे। करदाता को केवल जानकारी सत्यापित करनी होगी और आवश्यक हो तो संशोधन करना होगा। महत्व ये था कि भैया त्रुटियां कम हो और अनुपालन लागत इसमें घटेगी। स्मार्ट टैक्स फॉर्म और डिजिटल एकीकरण, ऑटोमेटिक डेटा इसमें आपको मिलान होगा। मानकीकृत सुविधाएं यहाँ पर होंगी, सूचनाएं आपको मिलेंगी। रियल टाइम डेटा जांच की सुविधा मौजूद रहेगी ताकि कर चोरी पर अंकुश लगे और पारदर्शिता में कमी आए। TDS और आपका कर विवरण फर्मों की नई नंबरिंग। जब किसी व्यक्ति या संस्था को वेतन, ब्याज, किराया, कमीशन, पेशेवर शुल्क आदि कर भुगतान किया जाता है तो भुगतान करने वाला व्यक्ति पहले ही तय प्रतिशत में टैक्स काटकर सरकार के पास जमा कर देता है। इसी को कहते हैं TDS। कम शून्य TDS आवेदन फॉर्म 128 होगा। सैलरी TDS सर्टिफिकेशन फॉर्म 130 होगा। वार्षिक कर विवरण फॉर्म आपका 168 होगा। वित्तीय लेन देन रिटर्न फॉर्म आपका लेन देन का रिपोर्ट फॉर्म 165 होगा। महत्व की दशकों से चली आ रही जो जटिल नंबरिंग है उसको सॉल्व किया जाए, वरना पहले का नंबर देखो इस तरीके से था। नाउ, ऑडिट और अंतरराष्ट्रीय टैक्स फॉर्म का विलय। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और एकीकृत फॉर्म 26 हो गया है। ट्रांसफर जो प्रोसेसिंग रिपोर्ट थी वो फॉर्म 48 में आ गई है। मैट सर्टिफिकेशन फॉर्म 66 में मिलेगा। अब टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेशन फॉर्म आपके 42 का है। और इसके बाद ये अनुपालन सरल तथा रिपोर्टिंग अधिक सुसंगत रहने वाली है। करदाताओं की संख्या बढ़ाना, तो वर्तमान में लगभग 9 करोड़ लोग ITR दाखिल करते हैं, जबकि करीब 12 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से कर देते हैं। नई व्यवस्था का लक्ष्य अधिक लोगों को नियमित रिटर्न फाइलिंग से जोड़ना है, जिससे कि कर आधार का विस्तार हो सके। HRA और शहरी वर्गीकरण में बदलाव क्या हुए हैं ये भी जान लीजिए। तो HRA वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता जो किराए के मकान में रहने के लिए खर्च को आंशिक रूप से कवर करता है। आयकर अधिनियम में HRA पर छूट मिलती है, बशर्ते कर्मचारी वास्तव में किराया दे रहा हो। शहरी वर्गीकरण, तो आयकर में शहरों में HRA छूट के उद्देश्य से श्रेणियों में बांटा गया है ताकि बड़े शहरों में अधिक किराए पर ध्यान रखा जाए।
श्रेणी 1 में महानगरों की सूची शामिल है, जैसे कि बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद। पहले से शामिल इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई थे। महत्व यह है कि शहरीकरण की वास्तविक स्थिति को मान्यता मिले। क्रिप्टो और डिजिटल भुगतान से जुड़े प्रावधान, तो क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए यहाँ पर जो कर विभाग है इसको जानकारी साझा करना अनिवार्य रहेगा। सीबीडीसी डिजिटल रुपया को मान्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम में शामिल। क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाताओं पर विस्तृत रिपोर्टिंग दायित्व। महत्व यह है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का नियमन किया जाए और कर निगरानी हो। संभावित लाभ क्या होंगे, तो टैक्स अनुपालन आसान होगा, कम खर्चीला होगा, कर प्रशासन अधिक पारदर्शी और तकनीकी आधारित होगा, एमएसएमई, वेतनभोगी और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, प्लस यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। आयकर अधिनियम 2025 की बात करें तो भारत सरकार द्वारा लाया गया एक नया सरलीकृत और आपका आधुनिक कर कानून है। इसका उद्देश्य यह है कि पुराने नियम जो 1961 में था इसको रिप्लेस किया जाए और साथ ही साथ नई प्रणाली 1 अप्रैल 2026 से जारी हो जाएगी। आयकर अधिनियम 1961 में समय के साथ साथ अत्यधिक संशोधन, जटिल भाषा दोहराव और अस्पष्ट प्रावधान थे। लोगों को समझने में दिक्कत आती थी। फॉर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा आपका एक तरीके से उलझा हुआ था, लोग नहीं समझ पाते थे। भरने के लिए तो 20-20, 40-40 पेज होते थे, तो उसको कम किया गया है, हाफ किया गया है। इसी संदर्भ में सरकार ने कर कानूनों को सरलीकृत किया और इस दिशा में आयकर अधिनियम 2025 तैयार किया। आयकर अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषता यह है कि जटिल कानूनी शब्दावली हटा दी गई, आम करदाताओं को समझने योग्य बनाया गया, अनावश्यक प्रावधान समाप्त कर दिए गए, धाराओं और उपधाराओं की संख्या कम कर दी गई, नियम और फॉर्म को सरलीकृत किया गया और दोहराव वाली व्यवस्था को खत्म किया गया। प्री फील्ड आईटीआर आया आपका, जो प्री फील्ड होगा, ज्यादा नहीं भरना होगा। मानकीकृत फॉर्म होगा, न्यूनतम अनुपालन, ऑटोमेटिक डेटा मिलेगा, रियल टाइम सूचना मिलेगी तथा फेसलेस असेसमेंट को इससे बढ़ावा होगा। विवाद कम करने पर जोर दिया ताकि स्पष्ट परिभाषाएं हो, अस्पष्ट प्रक्रियाएं कम हो और कर अधिकारियों पर विवेक सीमित हो। टैक्स बेस का विस्तार हुआ ताकि रिटर्न फाइलिंग ज्यादा हो, स्वैच्छिक अनुपालन बढ़े इसका और ईमानदार करदाता हैं उनको सुविधा मिले। अनुच्छेद 265 कानून के बिना कोई कर नहीं संवैधानिक आधार है यहाँ पर। और अनुच्छेद 246 संघ सूची में आयकर अधिनियम संसद द्वारा पारित है हमारा, ठीक है। यहाँ पर सीबीडीटी की बात करें तो भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन और नीति क्रियान्वयन पर कार्य करता है ये, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का हिस्सा हो जाता है। 1964 में स्थापना होती है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कानूनी आधार मिलता है और 1964 में ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक सीबीडीटी और दूसरा सीबीआईसी, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। सीबीडीटी के काम होते हैं कि जो आयकर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इसका प्रशासन करे, आयकर का अधिनियम नियामन करे, क्रियान्वयन करे, कर नीति सरकार को सलाह दे, सर्कुलर सूचना जारी करे, कर संग्रह करे, अनुपालन करे और यहाँ पर डाटा ट्रांसफर का प्रबंधन करे। सीबीडीटी तो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं प्रशासन, कानून, राजस्व, आईटी जांच के लिए, और सभी सदस्य आमतौर पर भारतीय राजस्व सेवा से होते हैं। सीबीडीटी में पेनल्टी प्रणाली की शुरुआत है, अपील है, फाइनल असेसमेंट है, मानव हस्तक्षेप कम करके पारदर्शिता बढ़ाना और आईटीआर, ई फाइलिंग, प्री फील्ड को बढ़ावा देना। लास्ट में क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। आप सभी को कमेंट में आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।